देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए और यहां पर पीएम ने करीब 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास वो यहां करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट में पहुंचे, जहां उन्होंने बटन दबाकर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला वाराणसी शाखा का शिलान्यास किया। फिर अपना संबोधन शुरू किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुदैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को एकीकृत दृष्टि और एकीकृत समाधान दे रहा है। इसलिए भारत ने G20 की भी थीम रखी है, एक दुनिया एक परिवार एक भविष्य। 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है। इसके साथ ही बताया कि हमने टीबी से लड़ने के लिए लोगों से निक्षय मंत्र बनने के लिए कहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही आज पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट में सीएम योगी भी पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने यहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट में अपना संबोधन दिया। सीएम ने कहा, प्रदेश में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। यूपी में मृत्यु दर में कमी आई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2025 तक टीबी हारेगा और भारत जीतेगा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं और काशी के कायाकल्प को लेकर निरंतर संकल्पबद्ध है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में देश 21% टीबी के मरीज यहां पर पाए जाते हैं। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं उनमें 16,90,000 रोगियों को पोषण सहायता के माध्यम से अब तक 422 करोड़ का भुगतान किया गया है। समिट में सीएम योगी ने आज अपना संबोधन दिया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में टीबी जांच पर विशेष रूप से ध्यान देने की कार्रवाई भी हो रही है। प्रदेश के अंदर आज जब यहां पर वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर यह समिट आयोजित की जा रही है, तब आज पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में 80,000 से अधिक डॉट्स किट वितरण करने की कार्रवाई अलग अलग जनपदों में भी वर्तमान में चल रही है। यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर उन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को स्वस्थ रखने और उनके स्वास्थ्य में वे भारत की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें, इस दिशा में प्रदेश ने इस दिशा में बेहतर अभियान प्रारंभ किया है। खासतौर पर संचारी रोग नियंत्रण के लिए चलाए जाने वाले अभियान में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को उत्तर प्रदेश ने होने वाली मौत को 96% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 18,73,000 से अधिक गरीब लाभार्थियों को 2,277 करोड़ रुपए से अधिक की निःशुल्क उपचार की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत उपलब्ध करवाया गया है। भारत ने कोविड कालखंड के अंदर दुनिया के सामने
और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव का बस चले तो वो मेरी हत्या करा दे, वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया में आने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम मौर्य के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा, सपा सबसे प्यार करती है, हम तो सारस और पक्षी तक से प्रेम करने वाले लोग हैं, हमें तो केशव प्रसाद मौर्य से भी बहुत स्नेह है, उन्हें हमसे कोई भी खतरा नहीं है। अखिलेश ने कहा, मौर्य को केवल खतरा कुर्सी का है जो कभी भी जा सकती है। सपा का गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। सपा का गठबंधन दलितों, वंचितों, किसानों, नौजवानों से है। बीजेपी सांड सफारी बनाए। देखिए, जितने फ्रंट खोलना हो, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के भाजपा विरोधी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विरोधी नेता और दल, वह सारे के सारे लोग फ्रंट खोल लें, लेकिन देश की जनता की नज़र में एक फ्रंट है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का फ्रंट है। उत्तर प्रदेश से 80, देश में 400 पार, फिर 2024 में भाजपा की देश के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार। देखिए, जितने फ्रंट खोल चलिए आगे बढ़ेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र इन दिनों एक अनजान वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक उन्हें देखने में दिक्कत हो रही है। यूनिवर्सिटी के राजा राम मोहन रॉय हॉस्पिटल के करीब 50 छात्रों में इस तरह की समस्या देखने को मिली है। बीते 2 दिनों में ही इस परेशानी ने तेजी से अपने पैर पसार लिए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। वायरस के प्रकोप को देखते हुए सोशल साइंस फैकल्टी की सेमेस्टर परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। एडवाइजरी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजा राम मोहन रॉय हॉस्टल के करीब 50 स्टूडेंट्स में आंखों की समस्या सामने आई है। ये वायरस कंजक्टिवाइटिस की तरह है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं और इसकी वजह से छात्रों को देखने में काफी परेशानी हो रही है। छात्रों को बेहद कम दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की माने तो ये कहना भी मुश्किल है कि ये वायरस कितना खतरनाक है, लेकिन ठीक होने में 10 दिन लग सकते हैं। छात्रों की आंखों में आई अचानक इस समस्या को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन भी एक्टिव है। इस वायरस की जांच के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरों की एक टीम भी बुलाई गई है। इस टीम ने हॉस्टल स्टूडेंट्स की जांच की है। ये वायरस एक से दूसरे में संक्रमित होता है। डॉक्टरों का कहना है कि छात्रों को इस समस्या से उभरने में 10 दिन का समय लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें छात्रों को इससे बचने की सलाह दी गई है। खबर के मुताबिक 1 हफ्ते पहले 2 छात्रों में ये समस्या देखने को मिली थी, लेकिन इस हफ्ते में अचानक ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अब तक करीब 50 छात्र इसकी चपेट में आ चुके हैं। इन छात्रों ने आंखों से दिखाई न देने या बहुत ही कम दिखाई देने की शिकायत की है। सभी छात्रों का इलाज चल रहा है, उन्हें दवाई दी गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर छात्रों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार छात्रों पर नजर रखे हुए है। और विकास कार्यों में जिला अम्बेडकर नगर को एक बार फिर से 75 जनपदों की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। डीएम ने इसे सामूहिक प्रयास और टीम भावना का नतीजा बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इसी जज्बे के साथ काम करना है। डीएम अविनाश सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वो सिर्फ बजट और परियोजनाओं पर ही केंद्रित ना रहें, ये तय करें कि उपलब्ध संसाधनों के बीच कैसे बेहतर सुविधाएं आम लोगों को मुहैया कराई जा सकती हैं, जिसमें जन भागीदारी भी जरूरी सुनिश्चित की जाए, जिससे उनका भी लगाव हो सके। जिले को बीते दिनों कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग सूची में पिछले दिनों समुचित स्थान नहीं मिल पाया था, जबकि पूर्व में जिले को पहला स्थान मिल चुका है। इस बीच अब एक बार फिर से जिले को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। मुख्यमंत्री के शीर्ष प्राथमिकता वाले 37 कार्यक्रमों में से 35 कार्यक्रमों में जिले की उपलब्धि शानदार रही है। इनमें नहरों की सफाई, किसान सम्मान निधि, सामूहिक विवाह योजना, विद्यालयों का निरीक्षण, शौचालय निर्माण, आवास निर्माण समेत अन्य कार्यक्रम मुख्य रूप से शामिल रहे। डीएम अविनाश सिंह ने जिले को मिली इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए सीडीओ अनुराग
अनुराज जैन और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भावना को श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि जिले में लागू 58 कार्यक्रमों में से सभी कार्यक्रमों में जिले को इस बार ए श्रेणी मिली है। इस झील झील की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर समय इसमें पानी भरा रहता है, कभी भी यह सूखती नहीं है। इसको भी हम लोगों ने पूरी तरह से इसको चारों तरफ मनरेगा के माध्यम से बंधा बनाते हुए और वहाँ पर स्टीमर और जो बोट हैं उनको वहाँ पर ले जाकर कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पैटर्न के लोग यहाँ पर आएँ, अम्बेडकर नगर के जो सम्मानित निवासी हैं वो आएँ, उनको यहाँ पर पूरा जो नौकायन का पूरा वो आनंद उठा सकें। और इसके साथ वहाँ पर एक रेस्टोरेंट और कैफ़े की भी खोलने की योजना है, जिससे कि अगर वहाँ पर कोई लोग जाते हैं और उनको कुछ ज़रूरत होती है चाय नाश्ते की, उसको भी पूरी तरह से वहाँ पर एंजॉय कर सकें। कहने का आशय यह है कि जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन जो एक विकास की योजनाओं पे पूरी तरह से काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो जनपद अम्बेडकर नगर को पर्यटन के मानचित्र में लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है, जिससे कि जो हमारे क्षेत्र में इधर शिव बाबा भी है, सरवरधाम भी है, इनको भी हम लोग डेवलप करने के लिए एक एसओपी बना रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में आप पाएंगे कि जो अम्बेडकर नगर जनपद है, जो विकास के जो मैप में जो सबसे आगे आपको दिखेगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन के मानचित्र में भी यहाँ पर अनेक ऐसे पर्यटन स्थल होंगे जहाँ पर लोग बाहर से आकर यहाँ पर जो पर्यटन से जुड़ी अपनी ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर के अब इटावा की बात करेंगे, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर नीलेश पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और इसके साथ ही 1,64,00,000 की अवैध चल अचल संपत्ति की कुर्की की गई है। प्रशासन ने गैंगस्टर नीलेश के अवैध धन अर्जित करके खरीदे गए 6 प्लॉट, 1 मकान और अवैध कृषि भूमि पर मुनादी और ढोल बजाकर कुर्की की कार्रवाई संपन्न की। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ कुर्की की कार्रवाई की गई। सीओ अतुल प्रधान और थाना प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी ने बताया कि जसवंत नगर थाने पर अपराध और गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस अवैध संपत्ति के कुर्की के आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए हैं और एसडीएम द्वारा सभी अवैध संपत्तियों पर बोर्ड लगाकर कुर्क कर ली गई है। इसके साथ ही लोगों को सचेत किया गया है कि वो ये कुर्क संपत्तियां किसी भी कीमत पर ना खरीदें। और अब बात जबरन धर्मांतरण की करेंगे। खबर बरेली से है, जहां पर जबरन धर्मांतरण के मामलों में करीब 1 साल में बरेली जोन के 9 जिलों में अब तक बड़ी कार्रवाई हुई है। धर्मांतरण के सबसे ज्यादा 11 मामले बरेली जेल में दर्ज किए गए हैं, बरेली जिले में दर्ज हुए हैं और सबसे ज्यादा गिरफ्तारी भी बरेली जिले में ही हुई है। अब तक 71 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। करीब 1 साल में बरेली जिले में 11 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबरदस्ती धर्मांतरण के मामलों में पुलिस ने पिछले साल से अब तक जोन भर में 39 मुकदमे दर्ज किए हैं। इन मुकदमों में 77 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें पुलिस ने 71 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 6 आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। जबरन धर्मांतरण के मामलों में बरेली में 28, बदायूं में 2, पीलीभीत में 6, शाहजहांपुर में 5, मुरादाबाद में 9, रामपुर में 9, बिजनौर में 4, अमरोहा में 5, संभल में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़े बरेली और संभल के एक मामले में एफआईआर भी लगाई है और वहीं बरेली में 2, पीलीभीत में 1, अमरोहा में 2 मामले अभी लंबित हैं। बरेली जोन के एडीजी पीसी मीना ने बताया कि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस प्राथमिकता से कार्रवाई कर रही है। सभी पुलिस अधीक्षकों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इधर गोरखपुर में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक माँ ने अपनी बेटी संग खुद को आग लगा ली। वो 2 और बच्चों को भी जलाकर मारना चाहती थी, लेकिन उसके 2 बच्चे किसी तरह से बच गए, लेकिन माँ और एक 12 साल की बेटी की जलकर मौत हो गई। घटना गुलरिहा इलाके के भटहट स्थित मोहिउद्दीनपुर की है, जहां से पहले महिला का उसके पति के साथ ननद के घर जाने को लेकर झगड़ा हुआ था। वहां भांजी को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन पति
को साथ ले जाने को तैयार नहीं हुआ और वो अकेला ही चला गया। सिर्फ इतनी सी बात पर महिला नाराज हो गई और घर में केरोसिन छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर लिया। घर में धुआं उठता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, मगर उससे पहले ही महिला निर्मला देवी, जिसकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, और उसकी बेटी सलोनी 12 वर्ष की जिसकी उम्र थी, दोनों की ही मौत हो गई। सलोनी कक्षा 6 में पढ़ती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मां बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मृतका निर्मला देवी के पिता देव नारायण ने तहरीर दी है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।